नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 के सीडीपी सेशन को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने यूपी टेट 2026 का जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसके पेपर 1 के सीडीपी को देखा। आज हम लोग पेपर 2 के सीडीपी सेशन को देखेंगे। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सीडीपी सेशन सेम है, क्वेश्चन सेम आते हैं, इसलिए हम दोनों पर अभ्यास करेंगे ताकि हमारी समझ अच्छे से बन सके। अब तक हम लोगों ने तकरीबन 10 पेपर सॉल्व कर लिया है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 2016 का सीडीपी का सेकंड पेपर जो 6 से 8 लेवल का है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? पहला, व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत अभी पिछली क्लास में आया था, किसने दिया था? जीन पियाजे ने, तो संज्ञान तो होगा नहीं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम उदाहरण से भी समझाते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने जब मछली को लटकाया तब बिल्ली का उछलना कूदना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसको भूख लगी थी। अर्थात भोजन को सामने देख के या उद्दीपक को सामने देख के बिल्ली अपना व्यवहार चेंज कर दी या तुरंत उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया, या इसको कहते हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, सीखने की रचनात्मकता के। अगर आपको ध्यान हो, सीखने का वक्र होता क्या है? यही तो होता है सीखने की गति का, कि पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव जा रहा है या मिक्स जा रहा है, तो सीखने की गति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीखने के वक्र क्या है? सीखने की गति के सूचक हैं, मतलब हम कैसे सीख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बार बार आ रहा है। सामाजिक विकास कहेगा तो वाइगोत्स्की, सामाजिक अधिगम कहेगा तो अल्बर्ट बंडूरा। किसने दिया है? बंडूरा और वाल्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। मनोसामाजिक कहेगा तो एरिक एरिक्सन। चलिए प्रश्न नंबर 4, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु होता है? मैंने आपको बताया था मिरर ड्राइंग परीक्षण यानी कि दर्पण चित्र वाला, ये किसके लिए होता है? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए, नैतिकता के लिए। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है अधिगम के लिए, या कह लीजिए सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। मतलब अपने आप को देख के हम ये देखते हैं हमने क्या बदलाव आया, क्या हमने सीखा। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। जब हम सांख्यिकी पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आपको पढ़नी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला माध्य था, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो इनमें से कौन सा एक माप है? ऑप्शन नंबर 2 माध्यिका। कौन है? माध्यिका। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम रिपीट कर रहा है और ये चौथी बार लगभग रिपीट कर चुका है। निम्न में से शेष से भिन्न है, मतलब इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो अलग है? टीएटी, क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट, 16pf, ड्रा ए मैन टेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो 16pf है यही सबसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों भिन्न है समझाते हैं। देखिए बाकी के जो 3 है यानी कि टैट, क्लाउड पिक्चर, ड्रा ए टेस्ट मैन, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं, जबकि पीएफ कैटल जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है। देखिए प्रक्षेपी मतलब ऐसे होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उससे सूचनाएं लेते हैं, लेकिन व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का टेस्ट कौन करता है? ये आपका 16pf है। ठीक है, पर्सनालिटी, पी से पर्सनालिटी समझ लीजिएगा। यानी कि जो 16pf है वो व्यक्तित्व परीक्षण है, बाकी सब के सब बुद्धि परीक्षण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7।
विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, अब ऑप्शन नंबर बी हैवीघस्ट। कौन थे? हैवीघस्ट। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट हैवीघस्ट। तो ये नया क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, हैवीघस्ट। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों का नाम तो हमें याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक हम लगा भी नहीं सकते। प्रश्न नंबर 8, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड, टोरेंस, कार्ल एवं ब्रूस, केंट। देखिए सृजनशीलता, सृजन में क्या होता है? तोड़ना मोड़ना। याद है आपको, क्रिएटिविटी का मतलब ही है कि तोड़ना मोड़ना और बनाना। तो तोड़ना से याद रखिएगा टोरेंस। किसने दिया? टोरेंस ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टोरेंस। ठीक है, देखिए जब आप क्लास देखेंगे तो कुछ कुछ हो सकता है और ट्रिक हम आपको बता दें जो एग्जाम में क्लिक कर जाए तो आप अच्छे से कर जाएं। जैसे तोड़ना मोड़ना टोरेंस, वहां जब ऑप्शन आएगा आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, क्या लिख रहा है? डैश है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ये बार बार पूछ रहा है। थांडाइक ने 3 मुख्य नियम या प्राथमिक नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे या द्वितीयक नियम। 3 मुख्य नियम क्या था? अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का। इसमें कह रहा है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से कौन सा एक को है? प्रभाव का नियम, बाकी सब गौण नियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस स्टडी, प्रायोगिकरण, सर्वेक्षण, अंतःदर्शन। अब देखिए ऊर्ध्व उपागम, ऊर्ध्व उपागम मतलब होता है कि उसको ले करके, जैसे हमने बताया था ना आपको, ऊर्ध्व स्थानांतरण मतलब कहीं से हमने चीज सीखा, उसका प्रयोग कहीं और कर लिया। जैसे साइकिल चलाना सीखा, उससे हमने बाइक चलाना सीख लिया। तो ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग प्रयोग में तो होगा नहीं, ना तो अंतर्दर्शन में होगा, इससे होगा केस स्टडी में, केस अध्ययन में। हम वो पढ़ करके उससे प्रभावित होकर के कोई नया कार्य करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केस स्टडी। कोई भी सूचना, कोई कहानी, कोई घटना को पढ़ करके उससे प्रेरित होकर के अगर हम कोई नया काम करते हैं या उन सारी चीजों को कहीं अप्लाई करते हैं तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्व उपागम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसे सीखने, निष्पादन करने को प्रभावित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बताइए? जैसे हमने एक जगह पे सीखा, दूसरी जगह पे वो इंटरेक्ट कर रहा है या जोड़ पा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? चिंतन कहेंगे। चिंता तो होगी नहीं। स्मृति, मेमोरी भी नहीं कहेंगे, उन्होंने पहले सीखा हुआ है उसका प्रयोग अब कर रहे हैं। अधिगम अंतरण, ये सही है, ट्रांसफर। ठीक है, अधिगम का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? देखिए सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण पहले तो होता है विचार, या लेकिन इनके अनुसार होता है उपक्रम। उपक्रम करने का तरीका यह है कि हम पहले क्या करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, ये होता है उपक्रम। ठीक है, क्रिएटिविटी थिंकिंग का पहला चरण है उपक्रम, या सिंपल वे में कहें तो शुरुआत करना। प्रश्न नंबर 13, डैश ने प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आपको पता होगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या एसआर थ्योरी या बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 14, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा देने वाले हैं। तो लंबा है परिभाषा, तो स्टेटमेंट तो आपको याद करना पड़ेगा। यह परिभाषा दिया था आल्पोर्ट ने, डब्ल्यू आल्पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो स्टेटमेंट है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें रटना पड़ेगा, लेकिन हम तो कहेंगे आप स्टेटमेंट चक्कर ना पड़िए, आप अन्य चीजों फोकस करिए। 1-2 क्वेश्चन इधर हो जाएगा चलेगा, बट उसके चक्कर में ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सीखने में पलायन आधारित है। पलायन मतलब भाग जाना। सीखने में पलायन आधारित है किस पे? सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक, विलंबित या पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। आप बताइए सीखने में
पलायन हो गया, जो हमको आना चाहिए था नहीं आया, मतलब निगेटिव। तो नकारात्मक पुनर्बलन, अगर आप कोई कोई चीज सीख रहा है, अगर आप उसको निगेटिव पुनर्बलन कर देंगे तो वो सीखना उसका गायब हो जाएगा और वो जो सीखा है वो भी भूल जाएगा। प्रश्न नंबर 16, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? पहला अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। जरा ध्यान समझिए क्या बोल रहा है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के गति के अनुक्रम का संचालन एवं रचना, ध्वनि का, जैसे आप बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, उसकी गति और संचालन दोनों का जो ध्यान रखता है उसे क्या कहेंगे? स्वर। क्या कहेंगे? स्वर विज्ञान। कैसे आप बोल पा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचेंगे तो भी आपका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? धारण करना, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। स्मृति मतलब जो चीजें आपको याद है, जैसे जो चीज याद रहेगा आप देखेंगे तुरंत, अच्छा ये लाल है, धारण करिए आपने, ये लाल ही है। पुनः सोचेंगे यार लाल है कि हल्का लाल है, हो गया। पहचानना, पहचान भी लेंगे यार, लेकिन तर्क करना नहीं है। जैसे आपने कुछ याद कर लिया, 2 का पहाड़ा, तो आपका दिमाग कभी तर्क नहीं करेगा कि 2 दूना 4 ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 18, टीएटी टैट बनाया गया था, ये मैंने आपको बताया था। टैट मॉर्गन एवं मूरे ने बनाया था, थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि टैट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, एसोडिलेशन है सॉरी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने बनाया था? टैट मॉर्गन एवं मूरे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरे इसमें लिखा है, मॉर्गन एवं मूरे। प्रश्न नंबर 19, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? याद करिए, कल ही बताया था मैंने आपको कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई चीज करने जा रहे हैं, उसमें बार बार बाधा आ रही है, तो बाधा आएगी तो हमारा दिमाग खराब होगा, क्यों आ रहा है, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं कुंठा। क्या कहते हैं? कुंठा। जब हम कोई कार्य कर रहे हो और वो कार्य में बार बार रुकावट आ जा रही हो और असफलता मिलने का डर बना हो, तो उसे हम कहते हैं कुंठा। क्या कहते हैं? कुंठा। प्रश्न नंबर 20, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ये मैंने आपको बताया था जब हम लोग आनुवंशिक पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि एक रोग होता है जो वंशानुक्रम के साथ साथ चलता है, जैसे मोतियाबिंद। हमारी आंख का रंग भूरा होगा, काला होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स कैसे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता के कारण आंख का रंग डिसाइड होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान? जरा बताइए तो, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यही है आधार आयु, यानी कि आपका रियल एज क्या है। तो किसके मापन से संबंधित है? तो ये आपका सीधा सीधा संबंधित है बुद्धि से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पे गुस्सा इजहार करता है, तो यह किसका उदाहरण है? मतलब जैसे आपने किसी बच्चे को डांटा, अब वो बच्चा घर जाके दूसरों पे चिल्ला रहा है या सामान फेंक दे रहा है, तो किसका स्थानांतरण है? गुस्से का। आपने जो उसको डांटा या आपने कल लीजिए गुस्से में उसको कुछ कहा, वो गुस्सा अब उसके अंदर आ गया, अब वो गुस्सा किसी न किसी पे निकालेगा, तो इसे कहते हैं स्थानांतरण या विस्थापन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। उदात्तीकरण नहीं होगा, प्रतिक्रिया निर्माण नहीं होगा, रूपांतरण कैसे हो सकता है? बदलाव थोड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहां से गुस्सा को वहां पे वो विस्थापित कर रहा है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्टवादी कौन था? कोहलर। याद है आपको? पावलाव, स्किनर, थार्नडाइक तो नहीं थे। कौन थे? कोहलर। कोहलर गेस्टाल्टवादियों से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन, अब तो आपको रटा गया होगा। प्रश्न नंबर 24, इरोस शब्द से क्या संबंधित है, या इरोस मतलब क्या? देखिए फ्रायड ने जैसे
मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां 14 बताई थी। फ्रायड ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां दो होती हैं, एक जीवन की मूल प्रवृत्ति, एक मृत्यु की। जो जीवन की मूल प्रवृत्ति थी उसको उन्होंने कहा इरोस, और जो मृत्यु की थी उसे उन्होंने कहा थैनोस। क्या कहा? थैनोस। देखिए, इरोस मतलब जीवन की मूल प्रवृत्तियां, और थैनोनोस है मतलब मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां। देखिए, इरोस मतलब समझ लीजिए हमारा जो जीवन है धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, इरोस हो रहा है, तो इरोस की मूल प्रवृत्तियां। और थेनोस मतलब मृत्यु। अगर कोई अवेंजर मूवी देखा जानता हो, थैनोस हमेशा मारने वाला काम करता था, तो मृत्यु की। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन की मूल प्रवृत्तियां को हम कहते हैं इरोस। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसने दिया था? ये दिया था आपका फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। आगे, अहम निर्देशित होता है। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहम निर्देशित होता है, प्रश्न नंबर 25। इसके विषय में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, बात यह है कि सिगमंड फ्रायड, किसने? सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इन्होंने ही मन का कह लीजिए, या देखिए मन का कह लीजिए, या कह लीजिए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बताया, या चेतन का विज्ञान जब इन्होंने दिया, तो इसमें इन्होंने तीन बातें कही कि देखो, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातों पे? पहला होता है ईद। क्या कहते हैं इसको? ईद या इदम। क्या होता है? इदम। दूसरा होता है सुपर ईगो, सुपर ईगो, परा अहम, परा अहम। और तीसरा होता है अहम, अहम या ईगो। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल में आपको तीनों याद हो जाएगा। देखिए, बात को समझिए। पहले इन्होंने क्या कहा था? देखिए, फ्रायड ने कहा देखो भाई, हमारा मन जो है, या हमारा व्यवहार जो है, या हमारा चित्त जो है, हमारा जो चेतन जो है, वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। कैसे? अब एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए हम मोटे हो रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि आज से बाहर की चीजें खाना बंद। आज से हम करेंगे डाइट और अपने अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। शाम को हम निकले, देखे बढ़िया एकदम समोसा तला जा रहा है, देख के मुंह में पानी आ गया, यार समोसा, चलो खा लेते हैं। हम फट से गए, गपा गप गपा समोसा खा लिए। तो ये हमारा होता है इदम। ईद हमेशा सुख को चाहता है। किसको चाहता है? सुख को। यानी कि सुख के सिद्धांत पे कौन कार्य करता है? हमारा ईद काम करता है। ठीक है, सुख के सिद्धांत पे ईद, जो पसंद आ गया तुरंत हमने खा लिया। ठीक है। दूसरा, हम सोच ही रहे थे कि खाने के लिए बारे में सोचे थे, तब से हमारे मन से तपली मारा दिमाग है, पागल हो गया क्या, शरीर बनाना है, चुपचाप चल, कुछ नहीं करना है। अर्थात वो जो एकदम सख्त होता है, जो सामाजिकता और नैतिकता को पूरी तरह से फॉलो करता है, अगर ये करना है तो करना है, नियम के खिलाफ नहीं जाना है, ये होता है हमारा पराअहम, नैतिकता। ठीक है, नैतिकता के सिद्धांत पे कौन काम करता है? पराअहम, सुपर ईगो। अब तीसरा आ गया ईगो, कहता है यार इतना कठोर मत बनो यार, मन कर रहा है खाने दो ना, तो कह रहा है फालतू बात मत करना, खाने की जरूरत नहीं है, और ये कह रहा नहीं खाएंगे, तो ये कहता है रुको रुको रुको, बताते हैं, ऐसा करो ना, 2 समोसा खा लो और कल जिम में 15 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत कर देना। तो ये वाला कहता है कि हाँ ये ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहता है हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे। फिर ये कहता है खाना भी है, कहता है हाँ खा लो ना। तो इसने दोनों को संतुष्ट कर दिया। तो ईगो ये आपका वास्तविकता के सिद्धांत पे चलता है, वास्तविकता के सिद्धांत पे चलता है। तो चेतन या मन को समझने के लिए इन तीन बिंदुओं पे बात किया था फ्रायड जी ने, जिसमें उन्होंने बताया इदम मतलब जो तुरंत सुख चाहता है, पराअहम जो किसी भी प्रकार के सुख को नियमों में बांध देता है, अनुमति नहीं देता, जैसे शिक्षक वगैरह, और लास्ट आपका अहम जो वास्तविकता से संबंधित होता है। तो अब देखिएगा आपसे सवाल क्या पूछा है। आपसे सवाल पूछा था कि आप बताइए अहम किस पे जाता है, तो अहम जाता है आपका वास्तविकता पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 लिखा है काली सिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसे कि सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी
कि भूख बढ़ जाती है, भूख प्यास दोनों वृद्धि होती है, कम हो जाती है भूख, या भूख प्यास दोनों में कमी आती है। देखिए ये एक हार्मोन है जिसे अगर आप देंगे तो भूख कम हो जाएगी। ठीक है, भूख कम हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दवा वजह पहले क्वेश्चन अब थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, ये देखिए थोड़ा सवाल अलग किया है। क्या किया है, कह रहा कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा, 16 वर्षीय बच्चा, उसकी करंट एज कितनी है, 16 वर्ष। अच्छा, 75 अंक प्राप्त करता है, उसने आईक्यू, उसकी आईक्यू यानी कि उसको मिला है 75 नंबर। अच्छा, तो उसकी मानसिक आयु बताइए, उसकी रियल एज क्या होगी। अब देखिए आईक्यू बराबर सूत्र होता है MA/CA गुना 100, यही होता है। MA की जगह पे मानसिक आयु तो उसकी है नहीं, कोई बात नहीं। करेंट आयु 16 है और आईक्यू बुद्धि लब्ध दिया है 75, इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए सॉल्व करेंगे, 16 का गुणा हो जाएगा, 75 गुना 16 बराबर MA और 100 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौके 16, 4 तिया 12, उसकी मानसिक आयु कितनी आई, 12 वर्ष, यानी कि एक पिछड़ा बच्चा है। 16 वर्ष का बच्चा था, 12 वर्ष के हिसाब से सोच रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, 12 वर्ष। ठीक है, यहाँ आईक्यू दिया था, हमने आईक्यू रख दिया। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, अच्छा हमारे शरीर के बीचों बीच क्या होता है, अगर आप गौर कीजिएगा तो बीचों बीच होता है ये रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी यहाँ पे इसके ऊपर क्या टिका है, हमारा ब्रेन, तो दिमाग या ब्रेन और मेरुदंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे शरीर के बीचों बीच कौन सा है। अब आता है प्रश्न नंबर 29, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है, क्या है, मनोविच्छेदी प्रकृति, समायोजन विकृति, चिंता विकृति, या काय प्रारूप विकृति। देखिए मनोग्रस्ती मतलब हमारा मन ग्रस्त है, टेंशन में है, तो इसको हम कहते हैं चिंता की विकृति है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मनोग्रस्ती कहते नहीं कि क्या ग्रस्त हुए हो एकदम। आगे प्रश्न नंबर 30, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय के द्वारा दिया गया। देखिए यहाँ पे है पावलाव, स्किनर, फ्रायड, युंग, हम गलती क्या करेंगे, हम फ्रायड मार देंगे, क्योंकि अचेतन नहीं भैया, वो चेतना का सिद्धांत दिए थे, मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिए थे। यहाँ पे सामूहिक अचेतन का सिद्धांत दिया था युंग ने। किसने, युंग ने। युंग ने कहा था व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन के विषय में बताया था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बांटे थे, कौन सा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। क्लियर हुआ। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2016 के पेपर सेकंड को CDP सेशन देखा। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके जानने वाले हैं, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।